नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकी देखते हैं उसी में आज का लेख दिया हुआ है, बिगड़ती आबो हवा के बीच। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या है। शास्त्रों के सुंदरतम वर्ण अगर जीवन में न उतरे तो वह वे कांच की अलमारी में सजी हुई मिठाई से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? तो आचार्य चंद्रमुनि कह रहे हैं। ये दिया हुआ है लेख में कि जो विश्व में करीब 1/4 जमीन है क्या है तो बंजर हो चुकी है। यही रफ्तार रही तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों को की करीब 70% जमीन क्या हो जाएंगी, कुछ सालों में बंजर हो जाएंगे। इससे विश्व के 100 देशों में 1 अरब से ज़्यादा आबादी का जीवन क्या हो जाएगा तो संकट में पड़ जाएगा। तो ये आज का लेख दिया हुआ है। तो प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ सूखा है उससे संबंधित लेख दिया हुआ है। जो कल का लेख था उसी संबंधित आज का भी लेख दिया हुआ है। जो जलवायु परिवर्तन आजकल ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग इस लेख में जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें क्या कारण है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इतना आबो हवा जो है वो बिगड़ता जा रहा है। तो देखते हैं क्या है। आज मानव सभ्यता विकास के क्या है तो चरम पर है। भौतिक और तकनीक प्रगति ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है, मगर भौतिक और तकनीक प्रगति की इस आपसी प्रतिस्पर्धा ने मानव जीवन को भी खतरे में डाल दिया है, जबकि मानव के लिए यह पृथ्वी सबसे सुरक्षित ठिकाना है। विज्ञान आज तक इसका दूसरा विकल्प नहीं खोज पाया है। विभिन्न कार्यों के माध्यम से हमने अपने पर्यावरण को इस कदर दूषित और विषैला बना दिया है कि हमारी सांस ही हमारी क्या है तो दुश्मन बन बैठी है। एक आम धारणा है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, भूमंडलीय ताप ग्लेशियर के पिघलने से पर्यावरण और पृथ्वी को खतरा है। सबसे बड़ा खतरा क्या है मानव जाति को, तो आज जलवायु परिवर्तन है। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि समस्त क्या है तो मानव जाति है। क्या है तो देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के लिए कोई नहीं है तो बल्कि समस्त मानव जाति है। अगर एक नज़र पर्यावरण संकट पर डालें तो स्पष्ट है कि विश्व की करीब 1/4 जमीन क्या हो रहे हैं तो बंजर हो चुकी हैं और यही रफ्तार रही तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों की करीब 70% जमीनें कुछ सालों में क्या हो जाएंगी तो बंजर हो जाएंगी। कितना? तो 70% जमीनें क्या हो जाएंगी तो बंजर हो जाएंगी और कुछ सालों में बंजर हो जाएंगे। यह खतरा इतना भयावह है कि इससे विश्व के 100 देशों की 1 अरब से ज़्यादा आबादी का जीवन क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। पर्वतों से विश्व की आधी आबादी को क्या होता है तो पानी मिलता है। हिमखंडों के पिघलने, जंगलों की कटाई और भूमि के गलत इस्तेमाल के चलते क्या हो रहा है तो पर्वतों का पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। विश्व का आधे से अधिक समुद्र तटीय पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो चुका है। यह गड़बड़ी यूरोप में 80% और एशिया में 70% तक पहुँच गया है। तो देखा जाए तो यूरोप में कितना पहुँच गया है तो 80%, वही एशिया में 70% तक पहुँच चुका है। जो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। तो सबसे ज़्यादा यूरोप में 80%, वही एशिया में 70% तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, पर्यावरण के नष्ट होने से बहुत सारी जीव प्रजातियां क्या हो जा रही तो विलुप्त हो चुकी हैं। यह स्थिति रही तो करीब 11,000 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो लेखक इसमें ये समझाना चाह रहा है कि क्यों आबो हवा बदल जा रहा है और हवा बदलता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या कारण है। तो इसमें लेखक बताने का प्रयास किया है। विगत कुछ दशकों में पर्यावरण पर बहुत बातचीत हुई, मगर स्थिति यह है कि विषमता की खाई और चौड़ी हो गई है। ऑक्सफैम और अन्य संस्थाओं के आकलन के मुताबिक दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी की आय में लगभग 250% का अंतर है। विकसित या अमीर देशों के लगभग 23% लोगों के पास क्या है तो विश्व की आय का 85% हिस्सा है। तो 85% हिस्सा किसके पास है तो किसके पास है? विकसित या अमीर देशों के पास कितना है तो 23%, वही लोगों के पास विश्व की आय का 85% हिस्सा है। जबकि विकासशील देशों में लगभग 77% लोग रहते हैं जिनके पास विश्व की आय का 15% हिस्सा ही है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि भारत विकसित देश है या विकासशील देश है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बातचीत और बैठकों का दौर तो खूब चला है, मगर धरातल पर सार्थक परिणाम के बजाय विषमता और बढ़ती जा रही है। यूँ कहें कि मानवीय सोच और विचारधारा में इतनी अधिक बदलाव आ गया है कि भविष्य की जैसे मानव की कोई चिंता ही नहीं है। पर्यावरण असंतुलन के चलते भूमंडलीय ताप, ओजोन क्षरण, अम्लीय वर्षा, बर्फीली चोटियों का पिघलना, सागर के जल स्तर का बढ़ना, मैदानी नदियों का सूखना, उपजाऊ भूमि का घटना और रेगिस्तानों का बढ़ना आदि विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी हैं। तो देखिए, जब पर्यावरण असंतुलन होता है तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। हम लोग के पारिस्थितिकी तंत्र या जलवायु में या धरातल पर तो भूमंडलीय ताप में परिवर्तन होने लगता है, ओजोन क्षरण होने लगता है, अम्लीय वर्षा होने लगती है, बर्फीली चोटियाँ पिघलने लगती हैं, सागर के जल स्तर का बढ़ना, वही मैदानी नदियों का सूखना, उपजाऊ भूमि का घटना और रेगिस्तानों का बढ़ना, ये सब क्या है विकट स्थितियाँ
क्या होने लगती हैं, तो उत्पन्न होने लगती हैं। यही सारा किया कराया मनुष्य क्या है, आज विचलित चिंतित भी स्वयं मनुष्य हो रहा है। बहरहाल है कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का सिलसिला क्या है, तो जारी है। बीते 2 दशक में यह स्पष्ट हुआ है कि वैश्वीकरण की नव उदारवादी और निजीकरण की नीति ने हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इससे आर्थिक विकास के मॉडल लड़खड़ाने लगे हैं। भूख, खाद्य असुरक्षा और गरीबी ने न केवल गरीब देशों पर असर डाला है बल्कि धनी देशों को भी परेशानी में डाल दिया है। प्रकृति के बगैर जीवन असंभव है। तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृति के बिना क्या है, जीवन असंभव है। शुद्ध पानी हवा हमारे स्वस्थ जीवन की प्राथमिक शर्तें हैं। मानव और प्रकृति की संतुलित अस्तित्व जरूरी है, लेकिन अफसोस है कि आज दोनों का अस्तित्व क्या है, तो संकट में है। सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या में और वृद्धि हो जाएगी, तब धरती पर भार और बढ़ जाएगा। इसको लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। ज़्यादातर ऐसा शोर पश्चिमी देशों से ही उठता रहा है, जिन्होंने अपने विकास के लिए न जाने प्रकृति के विरुद्ध कितने ही कदम उठाए हैं, और ये लगातार क्या हो रहा है, तो उठ रहे हैं। आज भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में 70% हिस्सा पश्चिमी देशों का है। तो कार्बन उत्सर्जन के मामले में देखा जाए तो जो पश्चिमी देश है वो ज़्यादा ही कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जो विकास की अंधी दौड़ का क्या है, तो परिणाम है। मगर विकासशील और अविकसित देशों की भूमंडलीय ताप का भय दिखाकर उन्हें ऐसे करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हर वर्ष इस गंभीर समस्या को लेकर विश्व स्तर पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात ही रहते हैं। तो आप लोग अगर हिंदी पढ़ते होंगे तो ढाक के 3 पात मतलब क्या होता है, आप लोगों को ये भी जब आप लोग आरो मेंस देंगे तो उसमें मुहावरा आता है। तो आप लोग ऐसे ही शब्द जो है कि देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे इसको यूज भी कर सकते हैं। कहाँ पे, तो जो हम लोग के लिए मुहावरा जो आता है लिखने के लिए आरो मेंस में, तो इन सब शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्या है, ढाक के 3 पात मतलब होता है एक समान रहना। ठीक है, एक समान रहना, कोई भी प्रभाव ना पड़ना। तो ये आप लोग यहाँ से भी इसको सीख सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान विकसित देशों का है, मगर वे इसमें जरा भी कटौती नहीं करना चाहते। चाहे कहीं कारखानों का गंदा जल हमारे पीने के पानी में मिलाया जा रहा है, तो कहीं गाड़ियों से निकलता धुआं हमारे जीवन में जहर घोल रहा है। जिस पृथ्वी को माँ का दर्जा देते हैं, उसे हम खुद अपने ही हाथों दूषित करने में लगे रहते हैं। जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। दरअसल वैश्वीकरण से उपजे उपभोक्तावाद ने मनुष्य की संवेदना को सोखकर उसे निर्मल भोगवादी बना दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि क्या किया है, दरअसल क्या हुआ है, तो वैश्वीकरण से उपजे उपभोक्तावाद ने क्या किया, उपभोक्तावाद ने मनुष्य की संवेदना को सोखकर उसे निर्मम भोगवादी बना दिया है। धरती को बचाने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप आज उसके सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। इस विषम स्थिति में अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें धरती को बचाने का संकल्प लेना होगा। मगर दुखद स्थिति यह है कि न तो विश्व स्तर पर कोई जागरूकता दिखाई दे रही है और न ही राजनीतिक स्तर पर कोई ठोस पहल। आज विश्व के सामने पर्यावरण को बचाने की कड़ी चुनौतियां हैं। वायु प्रदूषण के साथ समुद्री तल कार्बन से भर चुका है। अगर हम अब भी नहीं समझे तो विनाश से कोई नहीं बचा सकता। पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण, जंगल सुरक्षा की मुहिम चलानी होगी। हर व्यक्ति को पर्यावरण मित्र बनना होगा। तो आप लोग भी एक पेड़ अवश्य लगाएं, तभी हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन पर्यावरण तथा यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समझौतों के जरिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहे हैं, मगर मौजूदा प्रयास इन चुनौतियों को दूर करने में कारगर साबित नहीं हो रहा है। फिनलैंड ने विभिन्न देशों और समझौतों में से आगे बढ़कर 2035 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल करने का निर्णय किया है। तो ये देखिए, ये प्रश्न आ भी सकता है और ऐसे प्रश्न आए भी हैं। तो पूछ सकता है कि एक करंट अफेयर का मामला हो जाता है यहाँ पे कि पूछ देगा कि कौन सा देश है जो 2035 तक क्या किया है, कार्बन न्यूट्रल करने की घोषणा निर्णय लिया है। तो कौन सा देश है, फिनलैंड है। ऐसे प्रश्न आ सकता है। अन्य देशों को भी फिनलैंड से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। देशों को आर्थिक विकास को ही एकमात्र उद्देश्य बनाने के बजाय विकास की धारणीता पर भी विचार करना आवश्यक है। यह भी सही है कि कोई देश अपने बल पर वैश्विक चुनौती से पार नहीं पा सकता, इसलिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इन देशों के मध्य बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए पर्यावरण से संबंधित निकायों को एक मंच पर लाना होगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को भी पर्यावरण उन्मुख बनाना होगा। तो
ये है पर्यावरण संतुलन के चलते। देखिए क्या क्या होता है। तो पर्यावरण संतुलन के चलते भूमंडलीय ताप, ओजोन क्षरण, अम्लीय वर्षा, बर्फीली चोटियों का पिघलना, सागर के जल के स्तर का बढ़ना, मैदानी नदियों का सूखना, उपजाऊ भूमि के घटना और रेगिस्तानों का बढ़ना आदि विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। यह सारा किया कराया क्या है? तो मनुष्य क्या है। और आज बेचली चिंता भी स्वयं मनुष्य हो रहा है। बीते 2 दशक में यह स्पष्ट हुआ है कि वैश्वीकरण की नव उदारवादी और निजीकरण की नीति ने हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इससे आर्थिक विकास के मॉडल लड़खड़ाने लगे हैं। तो आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ था। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।